आज हम फिर एक न्यू वीडियो के साथ आए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो अलग अलग टॉपिक पर बनाता हूँ। इससे पहले वीडियो मैंने बनाया था आपको, ये मैं लिखने का प्रैक्टिस कर रहा हूँ। देखो यार, मुझसे ज़्यादा अच्छा तो बच्चे का राइटिंग हो जाता है। ये भी तो एक तरह से स्लेट ही है। चलो ठीक है। तो ये क्लास 6 का कब कहाँ, ये कहाँ यहाँ चांद बिंदु होगा ऊपर में, कुछ कुछ चीज़ छूट जाती है टाइपिंग में। कब कहाँ और कैसे, ये क्लास 6 का है। चैप्टर 1 हिस्ट्री का है। मैंने यहाँ पर हिस्ट्री का मेंशन किया हुआ है। और बिना देरी किए हुए हम चलते हैं और शुरू करते हैं। और कुछ चीज़ आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। ये मेरा आइडियल वेव आप लिखिएगा 11 तो एट द रेट लगा के तो भी आ जाएगा। और वैसे भी अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब मैं बनाने की कम कोशिश करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप देखिएगा कि मेरे चैनल पर जो भी वीडियो होता है नीचे आपको ढेर सारा क्वेश्चन आएगा। ऑब्जेक्टिव मैं उसी में डाल देता हूँ। सब्जेक्टिव में सारे चैप्टर का अलग अलग बनाने की कोशिश करता हूँ। कोई चैप्टर से जैसे मन भर जाता है, जैसे कंप्यूटर का पीछे था। और फिर यहाँ पे मैंने एसएसटी का मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो ऐसे करके विभिन्न टॉपिक पर मैं बनाता हूँ। तो आप अगर नए हैं तो ये यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लाते रहता हूँ। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है, हम अतीत में किन किन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। हम अतीत में किन किन यहाँ पे चीज या वस्तु होगा, किन किन चीज या वस्तु, कुछ लगा होगा यहाँ पे, छूट गया होगा। ठीक है। चीज या किन किन बातों के जानकारी हासिल कर सकते हैं। अतीत मतलब क्या हो गया, मतलब पुराने समय में अभी से जो पहले जो घटना घटी हो वही सब अतीत कहलाती है। चलिए, हम अतीत में विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों और वस्तुओं के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख श्रेणियों हैं जिनकी जानकारी हासिल की जा सकती है। आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो मेरा मानिए आप टॉपिक वाइज आंसर दीजिए। कोशिश कीजिए कि शुरू से ही कि हम टॉपिक वाइज आंसर दें। और चलिए हम देखते हैं अतीत में किन किन चीजों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये क्लास 6 का है। लेकिन क्लास 6 से ही अगर आपको टॉपिक वाइज आंसर देने का हैबिट बन जाएगा तो एसएसटी में आप बेहतर नंबर ला सकते हैं। हम अतीत में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, घटनाएं के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख श्रेणियां हैं जिन पर जानकारी हासिल की जा सकती है। जैसे राजा और महाराजा। अभी से पहले जो था वो राजा और महाराजा ही थे, वो लोग शासन व्यवस्था संभालते थे। और भारत के जो पुराने राजा थे उसमें से राजा और महाराजा ऐसे करके आप टॉपिक दे करके ऐसे करके डैश लगा दीजिएगा। और ऐसे करके नंबर वाइज 1 2 या एबीसीडी करके आप नंबर वाइज लिखिएगा। एग्जाम में कहीं भी आपका अगर चेक होता है तो आपको बेहतर नंबर मिलेगा। ऐतिहासिक शासक जैसे अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर, शिवाजी महाराज आदि के बारे में। रानी और महारानियां। बहुत जगह राजा नहीं थे तो रानी और महारानियां भी भारत में होती थी, जो कि बहुत ज्यादा योगदान दिया है भारत में। महत्वपूर्ण रानियां जैसे रानी लक्ष्मीबाई, पद्मावती, नूरजहां आदि के बारे में। योद्धा और सेनापति, वीर योद्धा और सेनापति जैसे महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, बाजीराव पेशवा आदि के बारे में। आई होप आप समझ रहे होइएगा। अ, वीर योद्धा सेनापति राज चौहान। और विद्वान संत, भारत में पुराने बहुत सारे संत हुए, अभी भी पढ़ाया जाता है, पढ़ते हैं हम लोग। महान विद्वान और संत जैसे चाणक्य, आर्यभट्ट, संत कबीर, गुरु नानक आदि। वैज्ञानिक अन्वेषण, महान वैज्ञानिक जैसे आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, सीवी रमन आदि वैज्ञानिक हुए। इस सब के बारे में हम लोग पुराने समय में समाज सुधारक हुए, राजा राम मोहन राय, ज्योतिराव फूले, महात्मा गांधी। सांस्कृतिक कला के व्यक्ति हुए, महान लेखक, नाटककार, संगीतकार जैसे तानसेन, कालिदास, रविन्द्रनाथ टैगोर आदि। ऐतिहासिक घटनाएं आप रोक करके इसे देख सकते हैं हम, लेकिन ज्यादा स्पीड तो नहीं बोलते हैं। प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, अशोक का कलिंग युद्ध, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। धार्मिक और आध्यात्मिक नेता। धार्मिक और आध्यात्मिक नेता जैसे पुराने समय में भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी। आज भी लोग बुद्ध बौद्ध धर्म को बहुत सारे मानते हैं। महावीर स्वामी को रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद आदि थे। व्यापारी और अन्वेषण। महत्वपूर्ण व्यापारी और अन्वेषण जैसे वास्को डिगामा और मार्को पोलो।
हमारे इतिहास इंग्लैंड ने लिखा है, इसलिए भारत की खोज किसने की? तो हमें कहा पढ़ाया जाता है कि वास्को डी गामा में। अब जो हमें पढ़ाया जाता है उसी को याद रखना पड़ेगा, और वही मेरा सही होगा एग्जाम में। जब तक कि सरकार नई शिक्षा नीति ला करके और इसमें सुधार ना करे, अभी तक पढ़ाया जाता है कि भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा। क्योंकि अंग्रेज लोग आए और हम देश पर शासन किया, और हिस्ट्री शुरुआत में लिखी गई थी तो वही लोग लिखे, और यही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। इन सब विधियों का अध्ययन को हम अपने अतीत के बारे में व्यापक जानकारी हासिल कर सकते हैं और समझ सकते हैं। इन पर व्यक्तियों और घटनाओं को वर्तमान पर कैसे घटनाओं ने हमारे वर्तमान पर प्रभाव डाला है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, 8000 वर्ष पूर्व पुरुष और स्त्रियां का उपजाना किन किन पशुओं को पालतू बनाया? 8000 वर्ष पूर्व जो था, ये फर्स्ट चैप्टर का है तो इसीलिए ये ओल्ड है। 8000 वर्ष पूर्व पुरुष और स्त्री होता है, कौन कौन अनाज का उपजाने प्रारंभ और पशुपालन को बनाया था, ऐसे करके क्वेश्चन है। लगभग 8000 वर्ष पूर्व, लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुष ने सबसे पहले किसको? गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। सबसे पहले 8000 वर्ष गेहूं और जौ जैसी फसलों को सबसे पहले उपजाना। पहले तो सारे जो पौधे थे सारे तो जंगली ही थे, लेकिन गेहूं और जौ को बीज को ला करके और सबसे पहले लोग आरंभिक तौर पे उपजाना प्रारंभ किया। उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। अब शेर को तो कोई पालतू बना नहीं सकता है, मांस खाता था, तो गाय और भेड़ बकरी और ये सब मांस और ऊन वगैरह के लिए ये लोग यूज करते थे। ये लोग गांव में रहते थे। सहायक नदियां किसे कहते हैं और कितने वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे नगर खुले? इसमें मेरा दो क्वेश्चन है। एक है फर्स्ट क्वेश्चन, सहायक नदियां किसे कहते हैं, और सेकेंड क्वेश्चन है, और कितने वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे नगर खुले? इसमें दो क्वेश्चन मेरा है। सहायक नदियां किसे कहते हैं, चलिए उसे हम लोग पहले देखते हैं। सहायक नदियां वे छोटी नदियां या जलधाराएं हैं जो किसी बड़ी नदियों में मिलती है। ये नदियां मुख्य नदी में पानी का योगदान करती है और उनकी जलधारा को बढ़ाती है। सहायक नदियों को प्रमुख कार्य, सहायक नदियां वो छोटी नदियां या जलधाराएं हैं जो किसी बड़ी नदियों में मिलती है। कोई बड़ी नदियां हैं उसमें जैसे कोई छोटी नदियां जैसे ऐसे बह रही है, और बड़ी नदियां और छोटी नदियां इसमें आकर के, छोटी नदियां क्या होती है आकर के पठारी क्षेत्र से जैसे निकली और इसमें ऐसे करके मिल गई। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, कोई चैप्टर 4 का 5 का हमने देखा है तो उसमें इस बारे में डिटेल से क्वेश्चन है। वो किसी बड़ी नदियों में मिलती है। ये नदियां मुख्य नदी में पानी का योगदान करती है। मुख्य नदी जो होती है उसमें पानी की मात्रा को ये बढ़ाए रखती है। सहायक नदियां छोटी नदियां या जलधाराएं होती है, इनकी जलधाराएं छोटी होती है और इनकी जलधारा को बढ़ाती है। अब बड़ी नदियां की जलधारा में पानी आती है तो उसकी जल को और मात्रा को बढ़ा देती है। इन सहायक नदियों का प्रमुख कार्य मुख्य नदी के जलस्तर को बढ़ाना और उसे स्थिर बनाए रखना है। अब बड़ी नदियां हैं उसमें पानी की ज्यादा मात्रा में फ्लो होता है, तो अगर वो कम है तो ये नदियां वो मैनेज कर देती है। और कितने वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे नगर फले फूले? यमुना नदी, यहाँ पर यमुना नदी जो है गंगा नदी की सहायक नदी है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा गंगा नदी की सहायक नदी, तो यमुना नदी है। और चंबल नदी जो है यमुना नदी की सहायक है। मतलब गंगा जैसे ये अगर बह रही है तो यमुना ऐसी करके आएगी और इसमें मिल जाती है। और चंबल नदी यमुना की सहायक है। ये आपका मान के चलिए गंगा हो गया, ये गंगा हो गया, और ये आपका यमुना हो गया, ठीक है। और ऐसे करके चंबल एक आती है, इसमें मिल जाती है। तो सबसे बड़ा गंगा और उसके बाद यमुना, और चंबल छोटी नदी है जो कि यमुना में आकर के मुड़ जाती है। कितने वर्ष पूर्व पूर्व इस नदियों के किनारे नगर फूले फूले? भारत की प्राचीन सभ्यता का विकास नदियों के किनारे हुआ है। जितना भी प्राचीन शहर है, अभी पटना को ही ले लें तो बनारस को लेंगे, सब नदियों के किनारे ही ज्यादा, नदियों का किनारे सभ्यता का विकास हुआ। यहाँ प्रमुख सभ्यताओं को अनेक विकास समय काल का उल्लेख है। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। यह सभ्यता मुख्य रूप से सिंधु नदी के, अब पाकिस्तान में जो है सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई। लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 से पूर्व यह सफलता फली फूली। 3300 ईसा पूर्व से गंगा घाटी सभ्यता, जो पाटलिपुत्र अभी पटना बना हुआ है गंगा नदी के किनारे, कई प्राचीन नगर बसे, वाराणसी, पाटलिपुत्र आदि। यह सभ्यता गंगा घाटी सभ्यता जो है
इसमें वाराणसी और पाटलिपुत्र पटना जो है, पुराना नाम पाटलिपुत्र था, अब पटना है। यह सभ्यता लगभग 1500 ईसा पूर्व से प्रारंभ होकर ऐतिहासिक काल तक चलती रही। मौर्य और गुप्त साम्राज्य, गंगा और यमुना नदी के किनारे बसे नगर जैसे पाटलिपुत्र, कौशाम्बी और मौर्य गुप्त साम्राज्य महत्वपूर्ण थे। ये सब पुराने जो थे, ये सब साम्राज्य यहीं पर बने, और इन्होंने लगभग मौर्य साम्राज्य तो बहुत बड़ा था, इसका शासन लगभग लगभग आपको रूस की सीमा से जाके मिलता था, आज के वर्तमान रूस। मौर्य साम्राज्य लगभग 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व, और गुप्त साम्राज्य लगभग 320 से 550 ईसा पूर्व के समय ये नगर फले फूले। गंगा घाटी मौर्य साम्राज्य हो गया, और उसके बाद दक्षिण भारत में की नदियां कावेरी, कृष्णा और गोदावरी नदियों के किनारे भी प्राचीन नगर बसे, और यहाँ की सभ्यताएं फूली फूली। आप क्या कीजिएगा कि इसको रोक रोक करके रोकने का कोशिश, लिखने का कोशिश कीजिएगा। आप बार बार लिखते हैं तो एग्जाम में मुझे सारी चीजें नहीं याद हो रहती है, लेकिन अगर बहुत सारे टॉपिक याद रहते हैं तो एग्जाम में हम बेहतर पॉइंट वाइज करके लिख सकते हैं। संगम काल लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक, 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। एक वर्ड आया है इसमें, ईसा पूर्व के बारे में जानते हैं। ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था उसको मिड सेंटर माना जाता है। उसके बाद के समय को ईसा के बाद जो 1 2 3 4 करके ईस्वी जो चल रहा है, अभी जो चल रहा है 2023 करके, और उससे पहले जो ईसा मसीह के पहले के टाइम था उसको ईसा पूर्व माना जाता है। ये भी अंग्रेजों का दिया हुआ है। दौरान नदियों में बसे नगर जैसे मदुरै और कांचीपुरम ये थे। मदुरै तो अभी भी है। इन प्राचीन सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे होने के कारण ही संभव हुआ। संसाधन और क्योंकि नदियां सिंचाई, पेयजल, परिवहन, कृषि के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करती थी। 4 नंबर है, गंगा के दक्षिण में नदियों के आसपास के प्राचीन काल में किस नाम से जाने जाते हैं। गंगा के दक्षिण के नदियों के आसपास के प्राचीन काल में किस नाम से जाने जाते हैं। प्लीज आपको अच्छा लग रहा होगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण को क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। कुछ कुछ क्वेश्चन छोटा रहता है तो उसे छोटा ही लिखना सही रहता है। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। ये वन वर्ड आंसर होगा। किन किन जगहों पर यात्रा जोखिम भरा था, कब, कहां और कैसे, ये पहला चैप्टर से है। इसमें आपको किन किन जगहों पर यात्रा जोखिम भरा था ये क्वेश्चन है। प्राचीन और मध्यकाल के समय में यात्रा करना आज के मुकाबले कहीं अधिक जोखिम भरा था। ढेर सारे आदमी आते रहते थे, और बहुत सारे आदमी बुरे भी रहते थे। पुलिस प्रशासन उतना नहीं था। राजा लोग अपने महल और आसपास सुरक्षा कर पाते थे, तो इसके कारण जोखिम भरा तो था। प्राचीन और मध्यकालीन समय में यात्रा करना आज के मुकाबले कहीं अधिक जोखिम भरा था। कुछ स्थानों और उनके कारणों का वर्णन करने के कारण यात्रा जोखिम भरा मानी जाती है। पर्वतीय क्षेत्र, तो आप जो भी लिखिएगा इसमें भी टॉपिक वाइज है, तो आप टॉपिक वाइज लिखिएगा तो बेहतर रहेगा। पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय, हिमालय के ऊंचाई वाले इलाके बहुत ही कठिन और खतरनाक थे। वहां पर बर्फीले तूफान, ग्लेशियर, भूस्खलन का खतरा हमेशा बना रहता था। पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय, हिमालय के ऊंचाई वाले इलाके बहुत ही कठिन और खतरनाक थे। वहां बर्फीले तूफान, ग्लेशियर और भूस्खलन का खतरा हमेशा बना रहता था। रेगिस्तानी क्षेत्र, थार रेगिस्तान, राजस्थान में स्थित थार रेगिस्तान क्षेत्र में भी यात्रा करना कठिन था। यहाँ पानी की कमी, तेज गर्मी और रेत के तूफान यात्राओं को चुनौतीपूर्ण बनाते थे। घने जंगल और दलदली क्षेत्र, देख रहे हैं कि पॉइंट हमें निकल रहा है। सतपुरा और विंध्य के जंगल, घने जंगलों में जानवरों, मच्छरों से मलेरिया, अन्य बीमारी का खतरा रहता था। सिर्फ आपको जानवर से ही नहीं, अभी भी देखिएगा रात में कोई मच्छरदानी लगा के ना नहाए रहे और कहीं जाके किसी जाके पेड़ के नीचे रहे तो एक रात रहना मुश्किल हो जाएगा। सुंदरवन, सुंदरवन में दलदली क्षेत्रों में बाघ और मगरमच्छ का खतरा रहता था। अभी भी वहां पर बाघ बहुत ज्यादा है, मगरमच्छ भी है। समुद्र यात्रा, भारतीय महासागर, प्राचीन काल में समुद्र यात्रा बहुत जोखिम भरा था। तूफान, समुद्री लुटेरे और नाविकों की कमी यात्रा को खतरा बनाते थे। भारतीय महासागर प्राचीन काल में समुद्री यात्रा में बहुत जोखिम भरी थी। तूफान, समुद्री लुटेरे, नाविकों की कमी यात्रा को खतरनाक बनाते थे। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, इन समुद्री क्षेत्रों में भी अचानक आने तूफान से समुद्री लुटेरों का खतरा था। मरुस्थल और बंजर भूमि, डिफरेंट टाइप के टॉपिक हैं।
और गुजरात और राजस्थान के कच्छ का रण, यह क्षेत्र बंजर और मरुस्थलीय है। गुजरात और राजस्थान के कच्छ के रण, यह क्षेत्र बंजर और मरुस्थलीय है। यहाँ पानी और खाने की कमी होती थी। यात्रा के दौरान यहाँ खो जाने का भी खतरा होता था। पर्वतीय दर्रे और तंग घाटियां। खैबर दर्रा, उत्तर पश्चिम भारत का यह दर्रा यात्रा के लिए बहुत जोखिम भरा था, क्योंकि संकरा और दुर्गम था और यहाँ पर लूटपाट का खतरा रहता था। उत्तर पश्चिम भारत का दर्रा ये खतरनाक था। जंगली और अशांत क्षेत्र। पूर्वोत्तर भारत के जंगल, असम और मेघालय के घने जंगल में यात्रा करना मुश्किल था। यहाँ जंगली जानवरों और आदिवासी जनजातियों से मिलने वाले खतरों का सामना करना पड़ता था। पूर्वोत्तर भारत के जंगल, असम और मेघालय के जंगल में यात्रा करना मुश्किल होता था। यहाँ जंगली जानवरों और आदिवासी जनजातियों से मिलने वाले खतरों का सामना करना पड़ता था। मध्य भारत के जंगल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के घने जंगल भी यात्रा से जोखिम भरे थे। ये सब क्षेत्र यात्रा से जोखिम भरा रहता था। इन सभी क्षेत्रों में यात्रा करना इसलिए जोखिम भरा था क्योंकि यहाँ प्राकृतिक खतरों के साथ साथ इंसानी खतरों का सामना करना पड़ता था। इसलिए प्राचीन समय में लोग यात्रा करने के पहले विशेष तैयारी और सुरक्षा इंतजाम करते थे। व्यापारिक मूल्यवान वस्तुओं को लेकर किन किन चीजों से यात्रा करते थे? मूल्यवान चीजों हर समय से लेकर एक जगह दूसरे जगह, अभी भी बैंक से कोई पैसा लाए तो उन्हें लूटने का डर रहता है, लोग संभाल के लाते हैं। तो व्यापारिक और मूल्यवान वस्तुओं पुराने समय में किन किन चीजों से यात्रा करते थे? प्राचीन और मध्यकालीन समय में व्यापारिक मूल्यवान वस्तुओं को ले जाने के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग करते थे। यहाँ कुछ प्रमुख साधन और उसके उपयोग का वर्णन है। व्यापारी प्राचीन और मध्यकालीन समय में व्यापारिक मूल्यवान वस्तुओं को ले जाने के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग करते थे। यहाँ कुछ प्रमुख साधन के उपयोग का वर्णन है। ऊंट के काफिले। ऊंट के बहुत सारे 10, 20, 50, 100 ऊंट आदमी रहते थे और सारे लोग एक साथ चलते थे एक रो में। रेगिस्तान और शुष्की क्षेत्र में ये ज्यादा होता था। विशेषकर राजस्थान और मध्य एशिया के रेगिस्तानी क्षेत्र में ऊंटों का उपयोग बहुत होता था। ऊंट रेगिस्तान में कठिन और सूखे इलाकों में यात्रा करने में सक्षम होते थे और भारी भार उठा सकते थे। ठीक है। सिल्क रोड पर सिल्क रोड पर व्यापारी ऊंटों के काफिलों का उपयोग करते थे। इसमें चीन, भारत, मध्य एशिया और यूरोप के बीच मूल्यवान वस्तुओं को व्यापार करते थे। चीन फिर से सिल्क रोड का डेवलप करना चाहता था। घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी। समस्त भूमि पर अक्सर समतल भूमि पर व्यापारिक अक्सर घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। विशेषकर समतल और ग्रामीण क्षेत्रों में ये गाड़ियां भारी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरों स्थान तक ले जाने के लिए उपयोग होता था। स्थानीय बाजार और शहरों कस्बों के लिए छोटे छोटे व्यापारिक मार्गों के पैदल यात्रा। टॉपिक वाइज आप याद रखिए। छोटे व्यापारी और स्थानीय बाजार, कई छोटे व्यापारी और विक्रेता मूल्यवान वस्तुओं जैसे गहने, मसाले और रेशम पैदल ही ले जाते थे। इन्हें अपने कंधों पर रखे गठरी या टोकरी में ले जाते थे। पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र में पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र में अन्य साधन उपयोग नहीं होते थे, व्यापारी पैदल यात्रा करते थे। नौका और जहाज। नदी और समुद्री मार्ग पर जो आप मेन ये पॉइंट याद रखिएगा। ये अगर पॉइंट आपको सारा याद रहता है तो आप ढेर सारा पॉइंट आगे इसको एरो देके आप लिख सकते हैं। इसमें से जितना याद रहेगा एक दो लाइन अपने मन से। तो एक क्रिएटिव टाइप का लगता है। खच्चर और गधे ऐसे करके। हाथी। बड़ी भारी वस्तुओं कुछ क्षेत्रों में विशेषकर दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत में जहां हम लोग आ जाते हैं, व्यापारिक हाथियों का उपयोग करते थे। हाथी बड़ी भारी वस्तुओं को ले जाने के लिए उपयोग होता था। 7 नंबर क्वेश्चन है मेरा। 100 वर्ष पहले लोग किन किन विचारों को अपनाते रहे हैं? 100 वर्ष पहले लोग पत्थर को तराशने, सबसे पहले पत्थर के ही औजार बने थे, तो लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नई तरीके के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, पांडुलिपियां कहाँ मिलती थी? पांडुलिपियां कहाँ मिलती थी? यो आकर ऊपर चांद बिंदु यहाँ होगा, छूट गया है मेरा। पांडुलिपियां कहाँ मिलती है? पांडुलिपियां प्राचीन और मध्यकालीन लेखन का महत्वपूर्ण स्रोत था। हाथ से जो लिखी जाती थी पेज पर उसे ही पांडुलिपियां कहा जाता था। विभिन्न स्थानों में पाया जाता है। यहाँ बताया गया है पांडुलिपियां कहाँ कहाँ मिलती है और कैसे संरक्षित की जाती है। प्राचीन पुस्तकालय और मठ। नालंदा और तक्षशिला। प्राचीन विश्वविद्यालय जैसे नालंदा और तक्षशिला में कई पांडुलिपियां मिलती थी। ये स्थान प्राचीन भारतीय विद्या के प्रमुख केंद्र थे। प्राचीन पुस्तकालय और मठ, आप याद रखिएगा इस पॉइंट को, प्राचीन पुस्तकालय और मठ।
बौद्ध मठों में भी अनेक पांडुलिपियां संरक्षित की जाती थी। तिब्बत, नेपाल, भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित बौद्ध मठों में पुरानी पांडुलिपियां मिल सकती है। मंदिर और धार्मिक स्थल। हिंदू मंदिर, कई प्राचीन हिंदू मंदिर में भी पांडुलिपियां पाई जाती थी, जिसमें धार्मिक ग्रंथ और महत्वपूर्ण दस्तावेज होते थे। जैन मंदिर और पुस्तकालयों में बहुत सारी पांडुलिपियां संरक्षित की जाती थी, जिसमें जैन के ग्रंथ होते थे। पुस्तकालय और संग्रहालय। पुस्तकालय, कोलकाता में स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय जैसे बड़े पुस्तकालय में प्राचीन पांडुलिपियां संग्रहित है। संग्रहालय, भारत के विभिन्न संग्रहालयों में पांडुलिपियां संरक्षित की जाती है, जैसे भारतीय संग्रहालय कोलकाता, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। भारतीय संग्रहालय कहाँ है? कोलकाता। और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली। ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा। विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान। विश्वविद्यालय, पुस्तकालय, अनेक विश्वविद्यालय में पुस्तकालयों में भी पांडुलिपियां संकलित होती है, जहां अध्ययन और शोध किए जाते हैं। ठीक है। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, आईसीएचआर और अन्य अनुसंधान संस्थान में पांडुलिपियों को संरक्षित और अध्ययन करने का कार्य होता है। खुदाई और पुरातत्व का स्थल, बहुत जगह खुदाई हुआ है, वहां पर भी पांडुलिपियां पर मिलती है। विरासत संरक्षण, नई दिल्ली अभिलेखागार में भी अनेक पांडुलिपियां हैं। ऐसे करके ढेर सारे पॉइंट है। इन सभी पांडुलिपियां, इनका संरक्षण महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पुराने मेरे ज्ञान के स्रोत हैं। ये हमारे अतीत के ज्ञान और संस्कृति का महत्वपूर्ण एक हिस्सा है। अतीत के ज्ञान और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस पांडुलिपियों के अध्ययन से हम प्राचीन और मध्यकालीन समाज, धर्म, विज्ञान और कला में बहुत कुछ जान सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है मेरा, अतीत की पुस्तकों में किसकी चर्चा मिलती है? अतीत की पुस्तकों में हमें किसकी चर्चा? अतीत मतलब पुराने समय की जो पुस्तकें होती है, विषयों में व्यक्तियों की चर्चा मूर्ति है। ये पुस्तकें हमें प्राचीन समाज, संस्कृति, धर्म, राजनीतिक, विज्ञान, कला के बारे में जानकारी प्रदान करती है। याद रखिएगा पॉइंट, समाज, संस्कृति, धर्म, राजनीतिक, विज्ञान, कला के बारे में जानकारी प्रदान करती है। यहाँ कुछ प्रमुख विषयों और व्यक्तियों का विवरण है, जिनकी चर्चा अतीत की पुस्तकों में मिलती है। राजा और महाराजा, अशोक हो गए, अशोक के शिलालेख, स्तंभ लेख उनकी नीतियों और बौद्ध धर्म के प्रति उनके समर्थन को दर्शाता है। चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस और अन्य संस्कृत साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य के उल्लेख मिलता है। सम्राट अकबर के दरबार में अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी, अकबरनामा में अकबर के शासन की विस्तृत जानकारी मिलती है। महान योद्धा और सेनापति, महाराणा प्रताप, राजस्थानी लोक कथाओं और संग्रह में महाराणा प्रताप की वीरता की कहानी मिलती है। ठीक है। विद्वान और संत, चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में राज्य के प्रबंधन और प्रशासन की सिद्धांत की चर्चा मिलती है। अगर आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं है, शॉर्ट आंसर हो, तो इतना में ही एक, अगर 2 नंबर का है तो इतना काफी है। इतना आप लिख दीजिएगा यहाँ पर। यहाँ पर ये मिलती है, इतना काफी है। ठीक है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको ज्यादा कुछ लिखना पड़ेगा। तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट आपको याद रखना होगा। और पुराने जो ये वैज्ञानिक जो थे यहाँ पर, धार्मिक ग्रंथ है, महाभारत में कौरव और पांडव के बीच युद्ध की विस्तृत जानकारी मिलती है। और ऐसे ही करके है, रामायण में वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में भगवान लक्ष्मण, सीता, हनुमान के जीवन की कहानियां मिलती है। वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेद होते हैं। प्राचीन वैदिक, सांस्कृतिक, धर्म, विज्ञान की जानकारी मिलती है। वैज्ञानिक और गणितज्ञ, आर्यभट्ट द्वारा रचित आर्यभट्टियम, खगोल शास्त्र और गणित के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। भास्कराचार्य, भास्कराचार्य की पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि में गणित और खगोल शास्त्र के विभिन्न पहलुओं की चर्चा होती है। सामाजिक और धार्मिक सुधार। ठीक है। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना, गुरु नानक शिक्षाओं के जीवन और गुरु ग्रंथ साहिब में जानकारी मिलती है। राजा राम मोहन राय के सुधार कार्य लेखों और पत्रिकाओं में मिलती है। भक्त और कवि, अभी जो तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में भगवान राम की जीवन गाथा और आदर्शों की चर्चा मिलती है। यही सब इसका है, टॉपिक करके है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ज्यादा वीडियो बड़ा नहीं बना गया, आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और देखिएगा। आप 1-2 वीडियो देखते हैं तो ऑब्जेक्टिव ढेर सारा आपके आगे आएंगे, और नहीं आप कमेंट कीजिएगा तो बनाएंगे। थैंक यू। इसे लाइक और सब्सक्राइब करें आइडियल वेब चैनल को।